आपकी इस कथनी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एनडीए के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है। तो ये आशुतोष जी का लॉजिक गलत है। पॉइंट नंबर 2 उड़ीसा, तो ये थोड़ा सा आशुतोष जी की भावना है, इसमें तथ्य कम है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ग्रोथ जो है वो दूसरी पार्टियों के समर्थन से है। ये तो एकनाथ शिंदे को भी पता होगा ना कि जिस उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी बीजेपी तोड़ सकती है, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकती है, वजीर पवार की पार्टी को भी तोड़ सकते हो। तो आशुतोष जी को फैक्ट चेक करूंगा। 2005 में 2 बिहार के अंदर चुनाव हुए थे, ये रहा डेटा जिसमें जेडीयू की 55 सीट्स आई थी फरवरी 2005 के अंदर। तो मेरे फैक्ट जो है वो कंप्लीटली करेक्टेड है आशुतोष भाई। पॉइंट नंबर 1, वहीं आप अगर इनको कंपेयर करेंगे, जब राहुल गांधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में समन्वय करने का प्रयास करते थे, सचिन पायलट विधायकों को लेकर चले गए थे गुड़गांव के अंदर, तो आप लोग ने रिपोर्ट किया था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। महाराष्ट्र में महायुति को जनता ने शानदार जनादेश दिया है। इस जनादेश को आए लगभग 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक महायुति की तरफ से यह साफ नहीं हो पाया था कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। कल एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे तो यहां तक कह गए कि बीजेपी का सीएम जो भी होगा हम उसे पूरा समर्थन देंगे। अब ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नए चेहरे का ऐलान करेगी। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2005 में जनता दल यूनाइटेड के पास 88 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 55 सीट थी। आज जनता दल यूनाइटेड कहां है, बीजेपी कहां है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरा, उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल साथ चुनाव लड़ते थे। 2009 में नवीन पटनायक को यह बात समझ में आ गई कि बीजेपी उनको खा जाएगी, तो नवीन पटनायक ने यूनिलैटरली वो गठबंधन तोड़ा था। चंदन मित्रा गए थे बिहार, वहां पे भुवनेश्वर। चंदन मित्रा ने नवीन पटनायक से गुजारिश की। नवीन पटनायक ने कहा कि नथिंग डूइंग। चंदन मित्रा ने कहा कि मैं आडवाणी जी से एक बार बात कर लूं। आप नवीन पटनायक का नथिंग डूइंग। बिफोर चंदन मित्रा कुछ स्टेप आउट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हाउस, नवीन पटनायक केम आउट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तरफा गठबंधन तोड़ दिया था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि बीजेपी उनको खा जाएगी। तुमसे ना हो पाएगा। ओके, अब आशुतोष, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? महाराष्ट्र में कुछ रियल अलाइनमेंट होगा? क्योंकि एमवीए में तो आप देख ही रहे हैं, हौसले एकदम पस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ग्रोथ जो है वो दूसरी पार्टियों के समर्थन से है। चाहे वो गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का उदाहरण लीजिए, चाहे असम का उदाहरण लीजिए, चाहे उड़ीसा का उदाहरण लीजिए, चाहे आप यहां तक कि खुद महाराष्ट्र में आप चले जाइए। 1993 में जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त शिवसेना बड़ी पार्टी थी, बीजेपी छोटी पार्टी थी। आज शिवसेना कहां है? ये तो एकनाथ शिंदे को भी पता होगा ना कि जिस उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की पार्टी बीजेपी तोड़ सकती है, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकती है, वजीर पवार की पार्टी को भी तोड़ सकते हो। तोड़ेगी एक दिन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज नहीं, कुछ समय के बाद, क्योंकि बीजेपी को अपने बल पर ही सरकार बनाना होगा वहां पे। और अगर मान लीजिए 2/3 विधायक अगर शिंदे के टूटते, पवार के टूटते हैं, तो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर लड़ेगी। उसको बैसाखियों की जरूरत नहीं होगी। और यही असली राजनीति है जो उसने मध्य प्रदेश के अंदर किया, जो समाजवादियों के साथ किया, जो गुजरात में उसने समाजवादियों के साथ किया, जो उड़ीसा में उसने नवीन पटनायक के साथ किया, जो असम गण परिषद के साथ उसने असम में किया। यही तो किया उसने। तो शिवसेना उसका ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे बीजेपी ने शिवसेना को धीरे धीरे कमजोर किया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। याद रखिएगा, इसका मतलब यह कि बीजेपी स्वाभाविक पार्टी है आज महाराष्ट्र के अंदर अपने बल पे, अपने बहुमत से सरकार बनाने के लिए। हाँ, बोलिए प्रदीप। पहले तो कांग्रेचुलेशंस प्रदीप, मुबारक हो, इतना बड़ा आपने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। शुक्रिया मानक जी। तो हाथ जोड़कर महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मां युक्ति को इतना बड़ा जनादेश। तो फिर फडणवीस जी बन रहे हैं सीएम?
देखिए मानक जी, आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एनडीए के अंदर जो जोड़ है, जो मैं आपके शो पे पहले से कह रहा था कि वो फेविकॉल का जोड़ है, और इस फेविकॉल के जोड़ के अंदर हम टीवी स्टूडियोज में नहीं बता सकते, ना हमें पता है कि कौन होगा, पर हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि हम सब में एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, और जो भी सीएम बनेगा महायुक्ति का, वो महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जरूर पहुंचाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आशुतोष जी को फैक्ट चेक करूंगा। 2005 में 2 बिहार के अंदर चुनाव हुए थे, ये रहा डेटा जिसमें जेडीयू की 55 सीट्स आई थी फरवरी 2005 के अंदर। तो मेरे फैक्ट्स जो है वो कंप्लीटली करेक्टेड है आशुतोष भाई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने ये वीडियो देखा है? ये कुमार स्वामी जी का वीडियो है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस किया था और रोए थे वो ऑन एयर सबके सामने पब्लिकली कि कांग्रेस पार्टी उनको किस तरीके से दबाव में रखती है और उनको मजबूरन छोड़ना पड़ा था ब्लैकमेल की वजह से। यह 2018 की बात। और अब फर्क देखिए, हमारे अलायंस में हम भले किसी की 40 सीट हो, 130 सीट हो, मैटर नहीं करता, 230 की 230 सीटें जो है वो महायुक्ति की सीट है। मैं आपको फर्क बताऊंगा कि बहुत फर्क है। हमारे यहां पे हम तीनों जो है हमारे नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में विश्वास रखते हैं। वहीं आप अगर इनको कंपेयर करेंगे, जब राहुल गांधी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में समन्वय करने का प्रयास करते थे, सचिन पायलट विधायकों को लेकर चले गए थे गुड़गांव के अंदर, तब आप लोग ने रिपोर्ट किया था। हमारे वहां ऐसा कुछ नहीं। आपसे बेहतर कौन जानता है? तो वही कह रहा हूं, वो मानेसर में गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, आपसे बेहतर कौन जानेगा? आप समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि हमारी एक ऑर्गेनिक अलायंस है। ये देखिए इनकी तरफ की स्थिति क्या है। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के कोस रहे हैं कि कैसे प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने उनकी पार्टी को लोकसभा के अंदर, ये देखिए आप भी देखिए, लोकसभा के अंदर हराया था। हमारे वहां ऐसा नहीं, हम किसी को नहीं काटते, हम सब साथ में हैं, और इसीलिए एनडीए का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिसको बृजमोहन जी, मैं और सुचि बहन तीनों समर्थन करते हैं। आशुतोष, पहले तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये आंकड़े ही हैं जिसकी वजह से शिंदे जी इतनी आसानी से मान गए, अजित पवार इतनी आसानी से मान गए? नीतीश कुमार को आगे रखकर जिस तरीके से बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, अगर वही गलती इस बार करेंगे तो शिवसेना फिर पावरफुल हो जाएगी, और उसका नतीजा यह निकलेगा कि बीजेपी की कीमत पर पावरफुल होगी। देखिए राजनीति है ये। आज शिवसेना और शिंदे ग्रुप और बीजेपी एक साथ है। कभी बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे की कस्में खाते थे, आपको याद है ना? 2014-2019 तक साथ में चुनाव लड़े थे। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे साथ धोखा हो गया। तो राजनीति में कब टाके बढ़ जाए और कब टाके टूट जाए कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी आज महाराष्ट्र में उस स्थिति में है जहां उसे अपने बल पर सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बीजेपी की सबसे बड़ी एक्यूलेस हील थी कि वो तमाम कोशिश के बावजूद भी अपने बल पर सरकार नहीं बना। बिल्कुल। अब आपने बिहार का उदाहरण दिया, मेरा अगला सवाल वही था। नीतीश जहां जाते हैं वही गठबंधन जीतता है, हमने 2-3-4 चुनाव में देख लिया। इसीलिए बीजेपी की मजबूरी है ना वहां। तो महाराष्ट्र में शायद वो मजबूरी अब नहीं है। आपको याद होगा कि जब 2014 के लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी अपने बल पर चुनाव लड़ी थी। कितनी सीटें आई थी? 22 सीटें जीती थी। लोकसभा 22 सीट अपने बल पे जीती थी कि नहीं जीती थी? अगर उस गेम पर अगर उसने बिल्ड किया होता तो 2019-20 में तो नहीं, लेकिन आराम से भारतीय जनता पार्टी की बिहार के अंदर सरकार होती। देखिए नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कामयाबी इसमें है कि वो अपनी बार्गेनिंग पावर कमजोर होने के बावजूद भी मजबूत रख रहे हैं। क्या बोला तूने? बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जब आप 2019 के लोकसभा के चुनाव में जा रहे थे, आपने 5 जीती हुई सीटें जनता दल यूनाइटेड को दी थी। 5 जीती हुई सीटें, और नीतीश कुमार ने क्या किया? बीजेपी का कंधा झटक दिया, आरजेडी के साथ चले गए। तो बुनियादी सवाल इसी बात को लेकर है। और अगर बीजेपी ने बिहार के अंदर कोशिश की होती तो आज की तारीख में मैं दावे के साथ कहता हूं वहां बीजेपी की अपने बल पे सरकार होती। उसको किसी जनता दल यूनाइटेड, किसी नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी। और मैंने उस वक्त इस बात को लिखा भी था, बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा था अपने कॉलम में, और साफ तौर पर कहा था। क्या औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। पहली बात तो मनोहर जोशी जी 1993 में नहीं 1995 के अंदर सीएम बने थे। फैक्ट नंबर, चलिए 95 की ले लीजिए। सुनिए आशुतोष जी, मैं जवाब दे रहा हूं। आपकी इस कथनी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एनडीए के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है। गजब बेइज्जती है। उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बीजेडी के साथ में कोई अलायंस ना लोकसभा ना असेंबली के अंदर में अंडरस्टैंडिंग तो थी। नहीं, ये आप लोगों के मीडिया के अंदर करते हैं आप लोकसभा में बार-बार तो समर्थन करते थे वो आपको। आप समझिए, बिल्स के अंदर समर्थन राष्ट्रीय हित के लिए एक डिफरेंट बात होती है। पर आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के अलायंस शेयरिंग के अंदर लड़े थे? नहीं लड़े थे। तो ये आशुतोष जी का लॉजिक गलत है। पॉइंट नंबर 2, उड़ीसा। तो ये थोड़ा सा आशुतोष जी की भावना है, इसमें तथ्य कम है। बात तो सही है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमारे साथ अलायंस कैसे ग्रो करते हैं। जेडीयू की 2005
2005 में 55 सीटें थी असेंबली में, 2010 में 5 साल में बढ़ के 115 हो गई, और आज की 2015 के अंदर 71 हो गई। मतलब जिस बेस से वो शुरू किए थे उससे वो बेहतर थे। 2004 में कितनी थी? वो तो दूसरे कारण 20 साल हो गए, उसके साथ में भी जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन है ना, हमारा गठबंधन है ना। हम कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं करते कि कुमार स्वामी जी को पब्लिकली रोना पड़ता है और व्यक्त करना पड़ता है कि कांग्रेस कैसे उनको अलायंस के अंदर ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रही है। अब अतुल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भाई इनकी सरकार जीएमएम के साथ में बनी है, क्या इन लोग ने 2 दिन के अंदर 10 लाख नौकरियां दे दी, क्या इन्हें 450 रुपए के सिलेंडर दे दिया? और इनके तो एमएलए कर्नाटक में आज तक जाके कह रहे हैं कि भैया, इनके एमएलए एचआर गवियप्पा की भाई अभी तक हमारी गारंटीज पूरी नहीं हुई है, गारंटियों को बंद करो। तो इनकी तो कर्नाटका के अंदर सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है, अभी तक अपने वादे नहीं पूरे कर पा रही और ये हमारी सरकार को ज्ञान दे रहे हैं। देखिए इस बात साफ है मानक जी। अच्छा, वैसे इसमें गलत भी क्या है? क्या? अगर आप मान लीजिए वहां पर अपने दम पर कोई भी अगर बहुमत पाने की कोशिश करता है, अब चाहे वो सहयोगियों की सीटें ले, विपक्ष से सीटें ले, नहीं, जब सब हम करते हैं अपने ना। अलायंस के साथ में लड़ते हैं तो इंदिरा गांधी जैसे ऐसा नहीं करते कि 50 बार प्रेसिडेंट रूल लगा लेते हैं स्टेट के अंदर। अगर हमसे कोई बिन राय में रखते हैं, हमने 0 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया। इनकी मंशा अलोकतांत्रिक है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और आशुतोष गुप्ता दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।